हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, तो बिल्कुल सही सीरीज़ पर आप आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मैराथन सीरीज़ के अंतर्गत अगले 3-4 दिनों तक लगातार हम आपको 1-1 घंटे की सेशन देंगे, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरह से 100% हो जाएगी और साथ ही साथ आप चेक भी कर पाएंगे कि आपकी तैयारी अभी कितनी अधूरी रह गई है। दोस्तों, जो भी आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे उनको ज़रूर एक नोटबुक पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है पिछले कुछ महीनों में जो ट्रिपल सी की परीक्षाएं हुई हैं उनमें लगातार पूछे गए हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होंगे और अगले 3-4 दिन तक इस चैनल पर जो आपको वीडियोज़ मिलेंगे, जो सेशन मिलेंगे लाइव वाले, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होंगे। तो इस पूरे सेशन को आप लगातार देखने के लिए पहली बार अगर चैनल पे हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या अगर आप इस चैनल के वीडियोस देखते हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस पूरे सेशन को देख करके ट्रिपल सी की परीक्षा में एस ग्रेड तक भी लाने का कोशिश कर लें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन होगा वो ट्रिपल सी के सुपर क्लास के तौर पर लेंगे हम, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा और ये पूरे मैराथन सीरीज़ में, यानी अगले जो 3-4 दिनों तक हम इस सीरीज़ को पढ़ने वाले हैं उसमें आपकी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्नों की खास बात ये है कि ये सारे प्रश्न पिछले कुछ महीनों में पूछे गए हैं और आगामी कुछ महीनों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक और मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जा करके और ट्रिपल सी के मास्टर क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ ट्रिपल सी के कई प्लेलिस्ट बने हैं, उन प्लेलिस्ट को आप चेक करके और वहाँ से भी प्रश्नों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हर प्रश्नों पर अपना लगातार कमेंट करते रहिएगा और जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो है, एक कंप्यूटर जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का संग्रह हो कहलाएगा। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, होस्ट, एड्रेस, सब डोमेन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए कि यहाँ पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं सबको कहूँगा कि आप सब लोग जो है लगातार कमेंट करते रहिए, जिससे कि ये पता चल सके आपको कि आपने इसका सही उत्तर दिया है या आपने थोड़ी गलती कर दी है। अगर आपने इसको गलती किया है तो आप ज़रूर इस प्रश्न को नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट। दोस्तों, होस्ट जो होता है यही वह कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से जुड़ता है और इंटरनेट से जुड़ने के बाद कई कंप्यूटरों का एक संग्रह कर लेता है, यानी समूह बना लेता है, और उसी को हम लोग होस्ट कहते हैं। तो जो होस्ट कंप्यूटर होता है इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटरों को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर एड्रेस की बात करें तो किसी भी इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस कहलाता है, यानी इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर का एक खुद का एड्रेस होता है और वह एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों, अगर आपने ट्रिपल सी की तैयारी ज़रूर की होगी तो आपने आईपी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, और आपको बता दें कि आईपी जो है इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर का पता होता है। दोस्तों, सब डोमेन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सब डोमेन जो होता है, डोमेन के साथ जो एक्स्ट्रा डोमेन जुड़ा होता है उसे हम लोग सब डोमेन कहते हैं, यानी मेन डोमेन का जो सहायक डोमेन होता है वही सब डोमेन कहलाता है। जैसे आपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अगर वेबसाइट देखा होगा, जैसे मैं अपने बलिया डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो balia.nic.in। तो यहाँ एक NIC और एक इन, ये इसका
इन वेबसाइट का यानी डॉट इन वेबसाइट का NIC जो है एक सब डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से सब डोमेन होता है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो राइट आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट। दोस्तों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये है किसी प्रेजेंटेशन को कैसे स्टॉप किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई प्रेजेंटेशन अगर आपने स्क्रीन पर प्ले कर दिया है उसे कैसे स्टॉप करेंगे? ऑन प्रेसिंग लेफ्ट एरो की, प्रेसिंग स्केप की, प्रेसिंग डाउन एरो की, या फिर प्रेस एंड बटन। तो दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिंग स्केप की। दोस्तों जब आप स्केप बटन प्रेस करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है और आप उस प्रेजेंटेशन जो रनिंग प्रेजेंटेशन है उससे बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों स्केप बटन कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है जहां ESC लिखा होता है, और जैसे ही इसे आप प्रेस करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन स्टॉप होकर के और आप सीधे स्लाइड पर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको खास जानकारी दे दें, अगर आप लेफ़्ट एरो बटन प्रेस करते हैं तो एक स्लाइड ऊपर चले जाते हैं। दोस्तों लेफ़्ट एरो प्रेस करने पर एक स्लाइड ऊपर, जबकि यहाँ पर अगर राइट एरो बटन आप प्रेस करते हैं तो एक स्लाइड आप आगे चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से एक स्लाइड डाउन एरो प्रेस करने पर एक स्लाइड आगे, और अप एरो प्रेस करने पर एक स्लाइड ऊपर चले जाएंगे। इंड बटन प्रेस करने पर सबसे अंतिम स्लाइड पे, और जबकि होम बटन प्रेस करने पर आप पहली स्लाइड पर चले जाएंगे। तो ये कुछ खास बटन्स हैं, इनको आपको प्रेजेंटेशन के दौरान याद रखना है। इनको अलग अलग प्रश्नों में बनाया जा सकता है। एक बार और मैं आपको याद करा दूं, राइट एरो और अप एरो दोनों एक तरह का काम करेंगे, प्रेजेंटेशन स्लाइड को ऊपर की स्लाइड की तरफ ले जाएंगे, जबकि लेफ्ट एरो और बॉटम एरो नीचे की तरफ ले जाएंगे। होम पहले पर और इंड सबसे अंतिम स्लाइड पर ले जाएगा, जबकि स्किप बटन प्रेस करने पर प्रेजेंटेशन आपका स्टॉप हो जाता है। दोस्तों अगर आप स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट बटन आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप शॉर्टकट बटन प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जल्दी बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर होगा F5। जी हाँ दोस्तों, F5 बटन जब आप प्रेस करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन प्ले हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तीसरा प्रश्न बहुत ही खास है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? HTTP, TCP/IP, NNTP और SMTP। दोस्तों चलिए जल्दी से यहाँ पर अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर SMTP हो जाएगा। दोस्तों SMTP जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं सब लोग लगातार कमेंट करते रहिए, आप लोग अपना कमेंट करते रहिए, देखते रहिए, हमारे उत्तरों से इसको मिलाते रहिए और देखिए कुल कितना आप आज के इस सेशन में राइट आंसर करते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट मेल के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है SMTP। दोस्तों सबसे पहले तो इन चारों ऑप्शंस के जो आधे नाम लिखे गए हैं इनका मैं आपको फुल फॉर्म बताता चलूँ तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक बार फिर से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम है। TCP/IP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। NNTP को कहते हैं नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जबकि मेल भेजने में हम लोग SMTP का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों SMTP के बारे में दो फैक्ट हम आपको और जोड़ देते हैं। SMTP जो है वो पोर्ट नंबर 25 का इस्तेमाल करता है और SMTP मेल भेजने में इस्तेमाल होता है। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इसीलिए मेल भेजने में SMTP का यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से याद रखिएगा, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो पोर्ट 25 का इस्तेमाल करता है,
और यह मेल भेजने में इस्तेमाल होता है, जबकि मेल को रिसीव करने में हम लोग POP का यूज़ करते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मेल अगर भेजना है तो SMTP और मेल अगर रिसीव करना है तो POP प्रोटोकॉल का आप इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ शुरुआत में कुछ खाली जगह है और लिखा है किसके माध्यम से मेलवेयर कंप्यूटर्स में कई तरीकों के संक्रमण फैलाते हैं। यानी जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा वो माध्यम है जिससे मेलवेयर कंप्यूटर में कई तरह के संक्रमण फैलाते हैं। प्रोटोकॉल डिस्क, ईमेल्स, CD-ROMs या फाइल डाउनलोड्स। तो चलिए आप जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि किसके माध्यम से मेलवेयर कंप्यूटर में संक्रमण फैलाते हैं, वायरस फैलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल। दोस्तों ईमेल के माध्यम से सबसे ज़्यादा मेलवेयर जो है कंप्यूटर में कई तरह के वायरस फैलाने का काम करते हैं। ईमेल के माध्यम से उन्हें अटैच करके भी भेजा जा सकता है, ईमेल में लिंक के थ्रू भी भेजा जा सकता है, और जब आप उसे क्लिक करते हैं या उसे ओपन करते हैं तो आपके पूरे कंप्यूटर में जो मेलवेयर वायरस हैं वो वायरसों को फैलाने का काम करते हैं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान रखना है कि जो फाइल डाउनलोड्स हैं, यानी डाउनलोड की जाने वाली जो फाइलें होती हैं, यहाँ से भी आपको वायरस मिल सकते हैं। जब आप किसी ब्राउज़र से किसी अनवांटेड फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मेलवेयर आने की संभावना होती है, लेकिन जब फाइल आप डाउनलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका ब्राउज़र आपको एक वार्निंग दे देता है जिससे कि आप आसानी से बच सकते हैं। जबकि CD-ROM और प्रोटोकॉल डिस्क के माध्यम से बहुत कम स्तर पर वायरस आपके कंप्यूटर में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका होता है वो है ईमेल। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू बटन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू नहीं है। यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का कौन सा व्यू बटन नहीं है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, शॉर्टर व्यू या फिर स्लाइड शो व्यू। जल्दी से अपना कमेंट कीजिएगा और बताइए कि इस पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दोस्तों पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्टर व्यू। शॉर्टर व्यू के नाम से कोई भी व्यू नहीं होता है। शॉर्टर व्यू का जो व्यू है वो है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो दोस्तों स्लाइड शॉर्टर व्यू नाम से आपको व्यू मिल जाता है, नॉर्मल व्यू आपको मिल जाता है, स्लाइड शो व्यू आपको मिल जाता है, जबकि शॉर्टर व्यू के नाम से कोई भी आपको इम्प्रेस में व्यू बटन नहीं मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शॉर्टर व्यू। अगर मैं डिफाइन करूँ तो जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है वो स्लाइड्स को स्क्रीन पर छोटे छोटे रूप में करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। नॉर्मल व्यू जो होता है, जब हम इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो जो विंडो हमारे स्क्रीन पर शो होता है वो नॉर्मल व्यू कहलाता है। दोस्तों आपको बता दें, नॉर्मल व्यू में एक लेफ्ट साइड में एरिया होता है जिसको स्लाइड पेन बोलते हैं, एक बीच में सेंटर एरिया होता है जो वर्क स्पेस कहलाता है, जबकि राइट साइड में एक पतली सी पट्टी आपको दिखाई देती है जिसे साइड बार कहा जाता है। तो नॉर्मल व्यू 3 भागों में बटा होता है, जबकि स्लाइड शो व्यू जो होता है यह आपके प्रेजेंटेशन को प्ले करने का काम करता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही आपको हमने बताया कि अगर आप स्लाइड शो व्यू करना चाहते हैं तो आपको F5 बटन का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, F5 बटन जैसे ही आप प्ले करते हैं तो आपके सामने जो है स्लाइड स्क्रीन पर रन करने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्टर व्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6, इम्प्रेस में कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। बहुत खास प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट किया गया है कई बार, इसीलिए इस प्रश्न को हूबहू हमने वैसे ही दिया है जैसे कि CCC में पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इम्प्रेस में कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। वेब ऑल ओवर, फाइंड डिसॉल्व, बीट बाय बीट या फिर नॉन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइंड डिसॉल्व। दोस्तों फाइंड डिसॉल्व नाम का कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होता है, जबकि वेब
ऑल और बीट बाय बीट ये आपको स्लाइड ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खास है। 3D प्रिंटर एक प्रकार का क्या है? दोस्तों 3D प्रिंटर क्या है? इंडस्ट्रियल रोबोट, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टोग्राफिक या आर्गुमेंटेड रियलिटी? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। 3D प्रिंटर से आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ 7वें प्रश्न का राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप सभी लोगों का कमेंट आते रहे। जितने भी लोग इस सेशन के साथ अभी जुड़े हैं, आप सभी का एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आप लोगों के कमेंट लगातार आने चाहिए, जिससे कि हमको भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिले। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल रोबोट। दोस्तों इंडस्ट्रियल रोबोट जो होगा ये 3D प्रिंटर का एक प्रकार है। 3D प्रिंटर का जो प्रकार है उसे 3D प्रिंटर को हम लोग इंडस्ट्रियल रोबोट कहते हैं। दोस्तों VR का और AR का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है, तो इसको हमने ऑप्शन में दे रखा है। VR का पूरा नाम है वर्चुअल रियलिटी, जबकि AR का पूरा नाम है आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है VR और AR का भी पूरा नाम, इनको भी अगर पूछा जाए तो आसानी से आप सॉल्व कर सके। VR का पूरा नाम वर्चुअल रियलिटी, जबकि AR का पूरा नाम आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी होता है। और 3D प्रिंटर एक प्रकार का इंडस्ट्रियल रोबोट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8। आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं। आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं समानांतर रूप में, क्रमवार रूप में, पाइपलाइन के रूप में या ट्रांसलेटर पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और इस अनोखे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसका यहाँ पर तो राइट आंसर होगा ट्रांसलेटर पर निर्भर करता है। दोस्तों ट्रांसलेटर पर निर्भर करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट होंगे। वैसे तो आधुनिक कंप्यूटर के जो कंप्यूटर्स हैं ये समानांतर रूप में, क्रमवार रूप में और पाइपलाइन के रूप में निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है ट्रांसलेटर के ऊपर। और दोस्तों अगर ट्रांसलेटर के बारे में आपको बताएं तो कंप्यूटर में वर्तमान समय में कुल 3 तरह के ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम लोग कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के नाम से जानते हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9। दोस्तों बहुत खास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन वर्ड, फिजिकल वर्ड या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों कंप्यूटर में जो IoT है वो कंप्यूटर का एक प्रकार का नेटवर्क होता है, जिसमें कि मशीनों का एक फिजिकल वर्ल्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, मशीनों की दुनिया एक पूरी तरह से फिजिकल वर्ल्ड को अप्लाई करती हैं। तो IoT में कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड तीनों आ जाएंगे, या इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है और बिल्कुल ध्यान से करने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा समय आपको दे दूंगा ताकि आसानी से इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। कैल्क में कोई फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 सेल की वैल्यू से गुणा करेगा, तो उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से आप प्रदर्शित करेंगे? चारों ऑप्शनों को बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है D4 की वैल्यू C2 की वैल्यू के साथ जुड़ेगा, तो D4 का C4 के साथ ऐड होगा, तो ये भी सही बात है। D4 C2 ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पर D4 C2 के साथ ऐड हो रहा है, ये भी सही है। यानी कि D4 की वैल्यू को C2 की वैल्यू के साथ जोड़ा जाएगा और फिर B2 की वैल्यू से गुणा किया जाएगा। तो ये जो चारों प्रक्रियाएं लिखी गई हैं, चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर
होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा। कैसे होगा चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि कोई भी फॉर्मूला बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। कैल्क के अंदर या किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी फॉर्मूला बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। तो यहाँ ऊपर के दोनों ऑप्शनों में बराबर का चिन्ह नहीं लिखा गया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो शुरुआत में ही गलत हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर पहला कंडीशन दिया है कि D4 से C2 की वैल्यू को जोड़ेगा, तो यानी D4 और C2 इन दोनों वैल्यू एक साथ होंगे और उसके बाद फिर B4 की बात आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर लघु कोष्टक के अंतर्गत D4 प्लस C2 लिखा हुआ है और बाद में फिर आपको B4 लिखा है, सॉरी B2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जब हम कैल्क के अंतर्गत या किसी भी स्प्रेडशीट के अंतर्गत हम मल्टीपल ऑपरेटर्स का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को प्रयोग करना होता है एक पेमडास फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, PEMDAS, पेमडास का यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंटल, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दोस्तों पेमडास का हम यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस यानी लघु कोष्टक, एक्सपोनेंटल यानी यहाँ पर है पावर, मल्टीप्लिकेशन गुणा, डिवीज़न भाग, एडिशन जोड़ और सब्ट्रैक्शन घटाने का काम। तो ये सीक्वेंस होता है। तो अगर इस सीक्वेंस में आप देखेंगे तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को हटाएंगे, यानी पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे और फिर बाद में एक्सपोनेंटल यहाँ नहीं है, सीधे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम सीधे यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ऑप्शन नंबर सी और ये बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों कैल्क के जब भी कोई फंक्शन फार्मूला आपको देखने को मिले तो बिल्कुल केयरफुली पहले उनको समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है और उसके बाद फिर अगर इस तरह का प्रश्न होगा तो पेमडास आपको याद रखना है और पेमडास के अकॉर्डिंग आप उसे सही कर सकते हैं। तो आई होप इस पूरे प्रश्न का राइट आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। बहुत खास प्रश्न है। ईमेल एड्रेस याद रखने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईमेल एड्रेस को याद रखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप किसका यूज़ करके ईमेल एड्रेस को आसानी से याद रख सकते हैं। ब्राउज़र, सर्च इंजन या बर्थ डेट या एड्रेस बुक। तो चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा एड्रेस बुक। एड्रेस बुक का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़े आसानी के साथ किसी भी ईमेल एड्रेस को वहाँ पर टाइप करके और याद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईमेल एड्रेस को याद रखने के लिए आपको एड्रेस बुक की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको बता दें ब्राउज़र भी आपको याद रखने की सुविधा देता है किसी वेबसाइट को, जिसे कि बुकमार्क कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप ब्राउज़र में किसी वेब पेज को संभाल करके रखना चाहते हैं या याद करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए ब्राउज़र आपको फैसिलिटी देता है जिसका नाम बुकमार्क होता है। तो दोस्तों बुकमार्क करके और आसानी से उन चीज़ों को याद करके रख सकते हैं। लेकिन ये तो वेबसाइट की बातें हुई। ईमेल एड्रेस को याद रखने के लिए या किसी तरह के एड्रेस को याद रखने के लिए हमें एड्रेस बुक की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि बहुत खास है। निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वह रजिस्टर है जो पीसी के साथ पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। दोस्तों चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, निर्देशों का जो रजिस्टर होगा यही मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13। पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का था। जी हाँ दोस्तों, जो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर था यह कितने बीट का था। 8 बीट, 16, 24 या फिर 64। चलिए जल्दी से इसका कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए। बहुत आसान प्रश्न है।
दोस्तों यहाँ पर जो 13वें प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64 बीट। दोस्तों आपको यहाँ पर एक खास जानकारी दे दें कि जो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर था ये 2 बीट में आया था, एक 32 बीट का और एक 64 बीट का। तो ऑप्शन में आपको कहीं 32 बीट देखने को नहीं मिल रहा है और केवल एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है 64, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न में राइट आंसर 64 बीट होगा। लेकिन अगर यहीं 32 बीट भी लिखा होता तो दोनों सही हो जाते। तो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर 2 अलग अलग बीट में आया था जिसमें 32 और 64 बीट था। तो यहाँ पर 64 एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आजकल प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और पूरी तरह से समझेंगे, तब जाकर के आपको प्रश्नों को करने में बड़ा अच्छा लगेगा और आपके प्रश्न बिल्कुल सही सही होंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको ट्रिपल सी की परीक्षा देते समय, क्योंकि एक प्रश्न 30 सेकंड तो खुला रहता ही रहता है। 30 सेकंड के पहले आप चाहेंगे भी तो उसे नहीं नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप प्रश्नों को बिल्कुल केयरफुली 2 बार पढ़िए और उसके बाद अपने राइट आंसर पर जाइए। जो लोग भी इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं, जल्दी से एक लाइक तो कर दीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कीजिए और तब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं वो पेन क्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कुछ वेब पेज हम लोग ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि वेब पेज में कई अलग अलग पेन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जैसे MS वर्ड में हम यहाँ पर ये वीडियो आपको लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्लिपबोर्ड का पेन है। ये पेन जो होते हैं एक पतली सी पट्टी नुमा होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ एक राइट पेन भी, जैसे हमने रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखेंगे आपको यहाँ पर एक राइट पेन आ चुका है। तो दोस्तों जो वेब पेज पर स्वतंत्र रूप के जो पेन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टाइल, फ्रेम्स, विंडो या फिर कास्केड। तो चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेम्स। दोस्तों फ्रेम की मदद से बड़े आसानी के साथ आप वेब पेजों पे अलग अलग पेन के रूप में उन्हें विभाजित कर सकते हैं और उन फ्रेम में उस तरह के कंटेंट को आप रख सकते हैं। तो वेब पेज पर जो स्वतंत्र पेन होते हैं उन्हें फ्रेम के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में एक फंक्शन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, फंक्शन किसे कहते हैं? सीधा सीधा कहें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन किसे कहते हैं? अ रेडीमेड फंक्शन, अ परफॉर्म ओनली सिंपल कैलकुलेशन, प्री डिफाइंड फार्मूला या स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन सिंबल। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इस 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अपने वीडियो सेशन में भी और अपने क्लास में भी कई बार आप लोगों को बताया है कि किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो फंक्शंस होते हैं वो सभी प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं, यानी पूर्व निर्धारित जो फार्मूला होते हैं उन्हीं को फंक्शन कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से याद रखिएगा, कैल्क के अंदर या किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर जो प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं उन्हीं को फंक्शन कहा जाता है। दोस्तों इसे एक छोटे से उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करिएगा। जब भी किसी कार्यक्रम का डेट पहले से डिसाइड कर दिया जाए, जैसे कोई फंक्शन आपके यहाँ होना हो, कोई कार्यक्रम आपके यहाँ होना हो और उसका डेट पहले से ही निर्धारित किया गया हो यानी प्री डिफाइंड हो, तो पूर्व निर्धारित जो डेट होंगे उस पे जो काम होगा वो फंक्शन कहलाएगा। जबकि जो अब अचानक में हो जाए, जिसको करने के लिए कोई दिन निर्धारित न किया गया हो, वो जनरली फंक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों प्री डिफाइंड जो फार्मूला होते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जो पहले से निर्धारित किए गए फार्मूला होते हैं उन्हीं को फंक्शन कहते हैं। अब हम इसे कैल्क की भाषा में आपको समझाते हैं। जैसे सम की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सम जो फंक्शन है यह प्री डिफाइंड है, यानी पहले से निर्धारित किया गया है। सम कहने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि यहाँ जोड़ने की बात है। दोस्तों उसी तरह अगर हम मोड की बात करें तो मोड जो होता है ये शेषफल निकालने के लिए होता है। प्रोडक्ट की बात करें तो ये गुणा करने के लिए होता है। तो दोस्तों जो भी फार्मूला पहले से निर्धारित होते हैं किसी विशेष कार्य को करने के लिए, उन्हें ही फंक्शन कहा जाता है।
तो फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला, फंक्शन पूर्व निर्धारित फार्मूला होते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं और इस बोर्ड का कॉमन नाम क्या है? बड़ा आसान प्रश्न है। पीसी का जो सर्किट बोर्ड है उसका कॉमन नाम क्या है? ईथरनेट, मदरबोर्ड, ग्रीन बोर्ड या प्रिंटर बोर्ड? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। मैक्सिमम कमेंट आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम कमेंट आप लोगों का लगातार आते रहना चाहिए। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड जो होता है यह पीसी का एक ऐसा कॉमन सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पर सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 17। जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपका कंप्यूटर रन कर रहा है यानी चल रहा है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? डेड, हैंग, सेंसलेस या फिर रिबूट? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों इस कंडीशन को हैंग कहा जाता है। दोस्तों जब आपका कंप्यूटर कोई प्रतिक्रिया ना दे तो उस प्रक्रिया को हम लोग हैंग कहते हैं, यानी कंप्यूटर हैंग कर जाता है। और उस प्रक्रिया को हटाने के लिए, यानी कंप्यूटर फिर से आपका सही तरीके से काम करने लगे, तो आपको कंप्यूटर को रिबूट करना पड़ता है। रिबूट यानी रीस्टार्ट करना होता है, दोबारा से स्टार्ट करना होता है। जैसे ही आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर फिर से चालू होता है और उसके बाद से फिर से वह सारी प्रतिक्रियाओं को देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर जब किसी भी तरह के डेटा को पेपर पर प्रिंट आउट करता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, होस्ट कॉपी, कोल्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड कॉपी। दोस्तों हार्ड कॉपी जो होता है, जब भी प्रिंटर द्वारा या प्लॉटर द्वारा किसी रिपोर्ट को पेपर पर छापा जाता है तो वह क्रिया हार्ड कॉपी कहलाती है। जबकि जो अभी आप विजुअल स्क्रीन पर जो कुछ भी देख रहे हैं, जैसे आप इस स्क्रीन पर जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सभी सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। दोस्तों एक और परिवर्तन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों जो सॉफ्ट कॉपी होता है वो चेंजेबल होता है, यानी बदलता रहता है। जबकि हार्ड कॉपी का जो आउटपुट होता है वो नॉन चेंजेबल होता है। जैसे अगर आपने किसी रिपोर्ट को पेपर पर छपाई कर दिया है तो आप उसमें फिर उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, जबकि स्क्रीन पर अगर वो शो हो रहा है तो आप बड़े आसानी के साथ उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ, जो कि बहुत ही खास है। TCP/IP मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे निचली परत को, सबसे निचले लेयर को किस नाम से जाना जाता है TCP/IP मॉडल में? दोस्तों ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क एक्सेस लेयर। दोस्तों नेटवर्क एक्सेस लेयर सबसे निचले लेयर को कहा जाता है। सबसे पहले लेयर का नाम एप्लीकेशन लेयर है। दोस्तों एकदम बिल्कुल क्रम से हमने यहाँ पर चारों ऑप्शनों को लिख रखा है। TCP/IP मॉडल में कुल 4 लेयर होते हैं। यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। TCP/IP जो मॉडल है इसमें कुल मिलाकर के 4 लेयर होते हैं और सबसे ऊपरी लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर इंटरनेट लेयर और सबसे निचले लेयर को इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। कंप्यूटर के पेरिफेरल यानी इनपुट आउटपुट में पोर्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल यानी इनपुट और आउटपुट पोर्ट हैं उनमें कुल कितनी पोर्ट की संख्या हो सकती है?
256, 128, 512 या 65,535। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर के पेरिफेरल इनपुट और आउटपुट में पोर्ट कितने हो सकते हैं? दोस्तों पेरिफेरल के बारे में बताएं तो यहीं पर हमने सामने लिख भी दिया है। पेरिफेरल यानी वह डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों क्रियाएं साथ करते हों, इनपुट और आउटपुट दोनों क्रियाएं साथ करते हों, उनको पेरिफेरल बोलते हैं। तो कंप्यूटर में पेरिफेरल पोर्ट की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 256। 256 कुल टोटल पेरिफेरल पोर्ट की संख्या होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि बहुत खास है। यूपीआई एक पेमेंट सर्विस है। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई एक कैसा पेमेंट सर्विस है? क्रिप्टो, मोबाइल, कैश पेमेंट या ऑनलाइन? तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तब तक हम आपको यूपीआई का पूरा नाम बता देते हैं जब तक कि आप आंसर सोच रहे हैं। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का पूरा नाम है और यह एक तरीके का ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। तो इसलिए यूपीआई को हम लोग आजकल वर्तमान में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस के तौर पर यूज़ करते हैं। और बहुत सारे यूपीआई ऐप आजकल मोबाइल वॉलेट हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े वो क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न है। एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर, सर्वर, क्लाइंट या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वर। दोस्तों जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो कई कंप्यूटरों को जोड़ता है और साथ ही साथ सर्विसेज प्रदान करता है, तो इसीलिए इसको सर्वर कहते हैं। तो जो मेन कंप्यूटर होता है जो कई कंप्यूटरों को जोड़े उसे सर्वर कहते हैं। और एक और बात याद रखना है, सर्वर से जितने भी कंप्यूटर जुड़ेंगे, सर्वर से जो कई कंप्यूटर एक साथ जुड़ते हैं उन सभी कंप्यूटरों को क्लाइंट कहते हैं। यानी जो मेन कंप्यूटर होता है वो सर्वर कहलाता है और जो उससे जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं उनको क्लाइंट कहा जाता है। और ये दोनों सर्वर एवं क्लाइंट हमेशा नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 23। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य करता है? डिस्क एवं फाइल मैनेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है या उपरोक्त में से सभी? बड़ा आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप सभी का कमेंट आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपके कमेंट आने से मुझे भी एनर्जी मिलती है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी काम करता है, फाइल और फोल्डर्स को, डिस्क को मैनेज करना, कंप्यूटर रिसोर्स जितने हैं उनको मैनेज करना और साथ ही साथ मेमोरी को भी मैनेज करना। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम इसे शॉर्ट फॉर्मेट में ओएस के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि बहुत ही खास होगा। करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, करंट सेल की अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? अल्ट के साथ इंड का, कंट्रोल F2 का, F2 का या फिर अल्ट के साथ राइट एरो की का? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट के साथ राइट एरो की। अल्ट के साथ जब राइट एरो की हम प्रेस करते हैं तो जो हमारा करंट सेल होता है उसकी चौड़ाई को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 25 पर। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है। एक होस्ट दूसरे होस्ट को किसके माध्यम से खोजता है? फ्रॉम हिज पोस्टल एड्रेस, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, फ्रॉम आईपी एड्रेस या फ्रॉम HTTP एड्रेस? दोस्तों
इसी सेशन में कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी का कमेंट बिल्कुल राइट आएगा, बिल्कुल राइट आना शुरू भी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम आईपी एड्रेस। थोड़ी देर पहले ही अभी हमने इसी सेशन में डिस्कस किया था, तो बताया था कि इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक होस्ट यानी प्रत्येक नोड का जो पता होता है वह आईपी एड्रेस कहलाता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को होस्ट और नोड के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 26, जो कि बहुत खास है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू कराने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू कराने के लिए किस कमांड का आप इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रिंट मेन्यू प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल एन प्रिंट प्रीव्यू, या लेआउट प्रिंट प्रीव्यू? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए, आपका कमेंट आना चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू कराने के लिए किस कमांड का आप इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ जो है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होगा। दोस्तों प्रिंट मेन्यू नाम का कोई मेन्यू नहीं होता है, तो प्रिंट मेन्यू नाम का ऑप्शन होता है, मेन्यू नहीं होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। कंट्रोल एन करने पर नया पेज आता है, प्रिंट प्रीव्यू नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन भी यहाँ गलत हो जाएंगे। राइट आंसर प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ओ हो जाएगा। तो इस कमांड का आप इस्तेमाल करके आसानी से राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? ट्री, स्टार, मेस, या फिर बस? जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। मल्टी पॉइंट कनेक्शन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा उसमें हम लोग बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि बस टोपोलॉजी एक सिंगल वायर पर निर्भर होता है और वहाँ पर मल्टी पॉइंट कनेक्शन दिए जा सकते हैं, अतिरिक्त पॉइंटों के कनेक्शन वहाँ पर दिए जा सकते हैं, इसीलिए बस टोपोलॉजी एकदम यहाँ पर सबसे राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको टोपोलॉजी के बारे में बताएं तो टोपोलॉजी का दूसरा नाम कनेक्टिविटी होता है, और ये कुल 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग बस, स्टार, रिंग, ट्री और मेश। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिंग टोपोलॉजी का नाम नहीं लिखा गया है, बाकी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो टोपोलॉजी 5 होते हैं, आपको ये भी याद रखना है, बस, स्टार, रिंग, ट्री और मेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, यानी 28वें नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल कौन सा है? प्रोसेसर, बिटकॉइन, बीट एंड बाइट, या फिर क्लाउड? चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, बड़ा आसान सा और बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल, दोस्तों बिल्कुल सही, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एग्जाम्पल है वो है बिटकॉइन। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में आपको बताएं तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। जी हाँ दोस्तों, एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। दोस्तों ब्लॉकचेन जो होता है ये बढ़ते हुए रिकॉर्ड की एक लिस्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, जो रिकॉर्ड का एक इंक्रीज फॉर्मेट में जो एक लिस्ट बन करके तैयार होता है उसी को ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसे मार्केल ट्री द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ब्लॉकचेन को मार्केल ट्री द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें जो करेंसी का इस्तेमाल होता है वो है बिटकॉइन, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 29, एड्रेस 127.0.0.0 कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है यह क्या कहलाता है? लूप बैक एड्रेस, रिजर्व एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, या फिर मल्टीकास्ट एड्रेस? तो प्रश्न नंबर 29वें का राइट आंसर आपको बताना है। ये जो एड्रेस आईपी लिखा है इसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों राइट आंसर इस यहाँ पर होगा लूप बैक एड्रेस। जी हाँ दोस्तों,
लूप बैक एड्रेस जो है यह एड्रेस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जब किसी आईपी एड्रेस में किसी एक पेयर में केवल संख्याएं लिखी हों और बाकी संख्याएं ज़ीरो हों तो उनको हम लोग लूप बैक एड्रेस कहते हैं। और एक बिल्कुल ख़ास बात आपको याद रखना है कि जो आईपी एड्रेस होता है, इस आईपी एड्रेस में 0 से लेकर के और 255 तक के अंक आते हैं। जी हाँ दोस्तों, IPv4 में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जो एड्रेस होता है वह 0 से लेकर के और 255 तक के अंकों में होता है और प्रत्येक अंकों के पेयर को ऑक्टेट कहा जाता है। प्रत्येक अंकों के पेयर को ऑक्टेट कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित में से APY की अधिकतम आयु सीमा क्या है? जी हाँ दोस्तों, APY की अधिकतम आयु सीमा, APY का पूरा नाम सबसे पहले आपको बता दें, अटल पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, अटल पेंशन योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 40, 50, 60 या फिर 70? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि APY की जो अधिकतम आयु सीमा है वो है 40 वर्ष। 18 साल से लेकर के 40 वर्ष तक लगातार आपको इस पेंशन योजना के अंतर्गत पैसे जमा करने होते हैं और जब आप 60 साल की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो सरकार द्वारा आपको मासिक पेंशन दिया जाता है। इसी को अटल पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर बहुत सारे CCC से रिलेटेड, O लेवल से रिलेटेड MCQs वीडियोस, लाइनर वीडियोस अवेलेबल हैं। आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, पूरे चैनल का ओवरव्यू करिए, आप देखिए मल्टीपल वीडियो आपको मिलेंगे और उन सभी वीडियोस को देख करके आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जिस भी बच्चे की परीक्षा अभी आगामी कुछ दिनों में होने वाली है तो उनको तो इन सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी जगहों पे CCI एजुकेशन नगरा के नाम से सर्च करके और देख सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम पर मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप CCI एजुकेशन नगरा को सर्च कीजिए और टेलीग्राम के हमारे उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको लगातार इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आप आसानी से क्विज़ का मज़ा भी ले सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप हम सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ CCI एजुकेशन नगरा को सर्च कीजिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी CCI एजुकेशन नगरा नाम से ही आपको मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 31। UPI में एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान कराता है। जी हाँ दोस्तों, UPI में किसी व्यक्ति के बैंक खाते की जो विशेष पहचान कराता है उसे किस नाम से जाना जाता है? यूनिक एड्रेस, पेमेंट एड्रेस, बैंक एड्रेस या फिर प्राइमरी एड्रेस? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पेमेंट एड्रेस। दोस्तों पेमेंट एड्रेस जो होता है यह बिल्कुल ही यूनिक एड्रेस होता है जो कि UPI के अंतर्गत किसी व्यक्ति के बैंक खाते का पहचान होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 32। निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट युबंतु में मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बहुत यूनिक प्रश्न है। ईमेल क्लाइंट युबंतु में कौन सा मौजूद है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, थंडरबर्ड, आउटलुक एक्सप्रेस, ट्विटर या फिर हॉटबर्ड। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 32 है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, थंडरबर्ड। जी हाँ दोस्तों, थंडरबर्ड जो है यह ईमेल क्लाइंट है जो युबंतु में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट है नाम है उसका थंडरबर्ड, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट होगा उसका नाम आउटलुक एक्सप्रेस होगा। दोस्तों ट्विटर के बारे में अगर आपको बता दें तो ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। वर्तमान में टेस्ला मोटर कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने इसे परचेस कर लिया है और वही इस समय इसके CEO हैं। दोस्तों याद रखना है आपको, ट्विटर के वर्तमान CEO
टेस्ला मोटर कंपनी और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलॉन मस्क हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 33। UMTS स्टैंड फॉर, जी हाँ दोस्तों, UMTS का पूरा नाम क्या है? चारों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको मैं 2-3 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और बिल्कुल राइट आंसर आप कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लिए होंगे आप लोग। अब मैं आपको बिल्कुल राइट आंसर बताने वाला हूँ दोस्तों। क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यानी UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। बिल्कुल आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इंडिया में पहला ATM शुरू करने वाला बैंक है, जी हाँ दोस्तों, भारत में पहला ATM शुरू करने वाला कौन सा बैंक है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक या फिर CBI बैंक? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पहला ATM शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? दोस्तों इंडिया में जो पहला ATM शुरू करने वाला बैंक है, नाम है उसका HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है सबसे पहली बार इंडिया में ATM की शुरुआत किया था। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल इस सेशन को लास्ट तक देखिए, फिर उसके बाद दोबारा एक बार देखिए और लगातार अगर आप इस तरह का सेशन देखना चाहते हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना है। और सेशन खत्म करने के बाद जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 35। नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था कहलाती है, जी हाँ दोस्तों, जो इंटरनेट की नेटवर्क का भौतिक व्यवस्था यानी फिजिकल जो होता है वह क्या कहलाता है? कॉन्फ़िगरिंग, टोपोलॉजी, राउटिंग या फिर नेटवर्किंग? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोपोलॉजी। दोस्तों टोपोलॉजी जो होगा यह नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था होगी। तो नेटवर्क की जो भौतिक व्यवस्था होगी उसे टोपोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि टोपोलॉजी को कनेक्टिविटी भी कहते हैं, जो कि 5 प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार नाम बता देते हैं। बस, स्टार, रिंग, ट्री, मेश। बस, स्टार, रिंग, ट्री, मेश, आपको आसानी से याद हो जाएगा। टोपोलॉजी कुल 5 होते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है, यानी रोबोट को ऑटोमेटिक चलाने की प्रक्रिया को विकसित करती है? कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? वर्कफ्लो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्क्रीन स्क्रिपिंग या फिर ऑल ऑफ द एबव? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का वो हो जाएगा AI। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों अभी आपको जल्दी से कमेंट करना है और बताना है AI के पिता का नाम, फादर ऑफ AI। जल्दी से कमेंट कीजिए, AI के फादर का नाम क्या है, यानी AI का जनक किसे माना जाता है? आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। मैं नीचे कमेंट देख रहा हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि AI के पिता कौन है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको आगे वीडियो के लास्ट में या अभी 1-2 प्रश्न के बाद में AI के पिता का नाम बताऊंगा। तब तक आप लोग लगातार अपना कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37, UPI पिन कितने डिजिट के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो UPI पिन है, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पिन का पूरा नाम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी जो UPI पिन है वह कितने डिजिट्स के हो सकते हैं? 8, 5, 4 से 6 या 3 से 5? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। जो UPI पिन होते हैं वो 4 से 6 अंकों के होते हैं। 4 अंकों के हो सकते हैं, 6 अंकों के हो सकते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा UPI पिन का 4 to 6। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38वें नंबर का प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में पेज को नीचे करने के लिए माउस
का क्या कार्य कराता है? जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट में अगर आपको पेज को नीचे की तरफ करना है तो माउस से आप क्या करेंगे? फ्लाई करेंगे, विज़ल करेंगे, जंप करेंगे या फिर स्क्रॉल करेंगे? तो चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। डॉक्यूमेंट के पेज को नीचे करने के लिए माउस को हम लोग स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों, बीच में आप देखते हैं माउस में एक छोटा सा बटन बना होता है जो पहिए नुमा होता है, जिसको हम लोग व्हील बटन कहते हैं, और वो पेज को स्क्रॉल करने के लिए यानी नीचे खिसकाने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ। 39वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है? यूएसबी, पैरेलल कनेक्टर, सीरियल कनेक्टर या फिर सिस्टम बस? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए 39वें नंबर का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम बस। जो सिस्टम बस होता है ये एक कनेक्टर का प्रकार नहीं है, जबकि पैरेलल, सीरियल और यूएसबी ये सभी कनेक्टर्स के प्रकार हैं। दोस्तों, यूएसबी का यहाँ पर पूरा नाम अगर आपको बता दें तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यह यूएसबी का पूरा नाम है, जहाँ पर हम लोग कीबोर्ड माउस के साथ साथ आज वर्तमान में जितने भी पेन ड्राइव या अन्य जो डाटा केबल्स वगैरह आते हैं डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए, उन सभी को हम लोग यूएसबी में जोड़ने का काम करते हैं। यूएसबी के कुछ खास फैक्ट आपको बता दें तो यूएसबी में जो पिन होते हैं इनकी संख्या कुल 4 होती है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, 40वें नंबर के प्रश्न पे। लैन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। जी हाँ दोस्तों, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए व्यापक तौर पर प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP एंड ईथरनेट, या ASP/IP और TCP/IP, टोकन रिंग या ASP/IP, या ईथरनेट और टोकन रिंग? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, लैन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, TCP एंड ईथरनेट। TCP और ईथरनेट जो है इन्हें लैन के लिए व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TCP/IP एंड ईथरनेट। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आपसे पूछा था कि AI के जनक कौन है, AI के जनक, तो दोस्तों उनका नाम है मिस्टर जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है। तो AI के जनक हैं जॉन मैकार्थी। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर के 5वें जनरेशन में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसे आजकल वर्तमान में रोबोट या अन्य जितने भी इंटेलिजेंट मशीनें हैं वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। डिस्क सिस्टम की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बीट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? डिस्क सिस्टम की जो संग्रहण क्षमता है वो ट्रैक के बीट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच किस पर निर्भर करता है? हेड पर, क्लस्टर पर, सरफेस पर या फिर सिलेंडर पर? तो चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए 41वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलेंडर। सिलेंडर पर निर्भर करेगा कि कितनी संग्रहण क्षमता होगी। एक ट्रैक पर बीट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच, ये सभी के सभी जो है ये निर्भर करेगा सिलेंडर पर। और क्लस्टर उनके मापन इकाई को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मापन इकाई जो बीट प्रति इंच है या ट्रैक प्रति इंच है, ये सब क्लस्टर पर निर्भर करता है, लेकिन संग्रहण क्षमता जो है, भंडारण क्षमता जो है, वो सिलेंडर पर निर्भर करता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 42। आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री में उपलब्ध है उसका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसका लाइसेंस बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, उसका नाम क्या है जो वर्तमान में काफ़ी लोकप्रिय है? लिनक्स, यूनिक्स,
युबंतु या फिर मैकिन्टॉश? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों ये चारों के चारों जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। दोस्तों लिनक्स को लिनक्स टारवाल्ड्स ने बनाया था 1991 में, जबकि उसका सपोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है जो कि CUI होता है। मैकिन्टॉश मैक के नाम से जाना जाता है जिसे एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया है, और ये तो फ्री बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युबंतु। दोस्तों युबंतु जो है यह एक पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट, जिसका लाइसेंस भी पूरी तरह से फ्री अवेलेबल है और वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। CCC के सिलेबस में भी इसे जोड़ा गया है और आपने ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कैनोनिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने युबंतु नाम के OS को बनाने का काम किया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 43। सिंक्रोनस मॉडेम में रिसीव इक्वलाइज़र को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सिंक्रोनस मॉडेम होता है इसमें जो रिसीव करने वाला इक्वलाइज़र होता है उसको क्या कहते हैं? कंप्रोमाइज इक्वलाइज़र, एडाप्टिव इक्वलाइज़र या फिर इंप्रीमेंट इक्वलाइज़र या फिर स्टैटिकल इक्वलाइज़र? तो चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 43 है यह राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडाप्टिव इक्वलाइज़र। दोस्तों एडाप्टिव इक्वलाइज़र जो है यह क्वेश्चन नंबर 43 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, जो मॉडेम के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। मॉडेम का पूरा नाम अगर आपको बता दें तो मॉडेम इसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से जाना जाता है, जो कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, इन दोनों डुप्लेक्सों में हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के इन दोनों मॉड्यूल के अंतर्गत ये यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मॉडेम जो है यह एडाप्टिव इक्वलाइज़र को यूज़ करता है, जो इसका रिसीवर इक्वलाइज़र है उसे एडाप्टिव इक्वलाइज़र कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। इनमें से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है। क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सर्विस नहीं है? सास, लास, पास या फिर हास? तो दोस्तों चलिए यहाँ पर आपको जल्दी से कमेंट करना है और बताना है। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक प्रश्न का यहाँ पर मैं ऑप्शन चेंज करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ मैं आई कर देता हूँ, ठीक ना। तो अब आपको बताना है कि कौन सा सर्विस नहीं है। तो दोस्तों देखिए पहले सास, आस, पास और हास लिखा हुआ है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हास। हास नाम का कोई भी सर्विस आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत नहीं मिलता है, जबकि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये 3 सर्विसेज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में मिल जाता है। एक बार फिर से पूरा नाम बता दें, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, जबकि हास नाम का कोई भी आपको सर्विस नहीं मिलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, जो बहुत खास है। कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट किधर होता है? जी हाँ दोस्तों, नंबर टाइप करते समय जब भी किसी कैल्क के सेल में आप नंबर टाइप करते हैं तो वो नंबर कहाँ दिखाई देता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर टॉप? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों नंबर टाइप करने पर अलाइनमेंट अलग होता है, टेक्स्ट टाइप करने पर अलाइनमेंट अलग होता है, और जब हम नंबर टाइप करते हैं तो जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वो डिफ़ॉल्ट में राइट साइड में होता है। नंबर हमेशा राइट साइड में शो होते हैं, जबकि जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट अलाइनमेंट पे दिखाई देता है। और आप चाहें तो उन्हें सेंटर, टॉप, बॉटम कहीं पर भी रख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। वेब में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वेब यानी इंटरनेट पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ISP, HTTPS, URL या फिर HTML? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो दोस्तों सबसे राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HTTPS।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। आप किसी भी वेबसाइट को जब आप वेब ब्राउज़र पर लिख करके सर्च इंजन के माध्यम से खोजते होंगे तो आपने देखा होगा कि HTTPS पहले ही उस पर लिख करके आ जाता है। यहाँ HTTPS के बारे में बताएं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। यहाँ एस का मतलब है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। आईएसपी का पूरा नाम आपको बता दें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जितने भी कंपनियाँ आजकल वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, जियो, ये जितने भी सर्विसेज देने वाले हैं इंटरनेट के, इन्हें हम लोग आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जबकि यूआरएल जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों यूआरएल का एक और पूरा नाम है जिसे हम लोग यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहिए या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहिए, दोनों ही सही होगा। जबकि HTML वेब पेज लिखने की एक भाषा है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है HTML को। HTML की कोडिंग करने के लिए हम लोग नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इम्प्रेस विजार्ड को शामिल करता है। जी हाँ दोस्तों, इम्प्रेस किस तरह के विजार्ड को शामिल करता है? चार ऑप्शन दिया है, ऑटो कंटेंट एंड पिकअप अ लुक विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, चैट विजार्ड एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड, या पिक अ लुक विजार्ड। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए 47वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो कंटेंट एंड पिक अ लुक विजार्ड। ये जो है आपको इम्प्रेस विजार्ड को शामिल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो 48वें नंबर का प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वेबसाइट, इंटरप्रेटर, इंटरनेट ब्राउज़र या ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों सॉफ्टवेयर वेबसाइट जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा इंटरनेट ब्राउज़र। दोस्तों इंटरनेट ब्राउज़र जो होते हैं, यानी इंटरनेट पर जो ब्राउज़र होते हैं, ब्राउज़र ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अलग अलग वेबसाइटों को दिखाने का काम करते हैं। तो वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है, वेब पेजों का कलेक्शन ही वेबसाइट कहलाता है। दोस्तों वेब पेज यानी इंटरनेट पर जितने भी पेज दिखाई देते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वेब पेजों का, उन्हें वेबसाइट कहते हैं। और वेबसाइटों को दिखाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे ब्राउज़र कहते हैं। जबकि इंटरप्रेटर एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल को लो लेवल और लो को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है जिसे शॉर्ट फॉर्मेट में OS कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया हुआ है 49 नंबर। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? HTTP, FTP, SMTP या फिर TCP? फाइल भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर कि कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल भेजने में हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम लोग फाइल भेजने में इस्तेमाल करते हैं। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग HTTP का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग FTP का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेल ट्रांसफ़र करना होता तो SMTP का यूज़ करते। इसी सेशन में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मेल को भेजते समय हम लोग SMTP का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल भेजने के लिए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों इस तरह के खास
वीडियोस, इस तरह के खास सेशन, लाइव क्लासेस आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगर आपने इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आप आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और अपना बहुमूल्य कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा है। अब चलते हैं इस सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 50। बीट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बीट का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? वायरस बीट, वायरस पैटर्न, वायरस सिग्नेचर या फिर ऑल ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका राइट आंसर होगा वायरस बीट। दोस्तों वायरस बीट जो होता है एक यूनिक स्ट्रिंग होता है जो वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में इसे जाना जाता है। तो वायरस का जो बीट यानी बाइनरी डिजिट होता है वह एक यूनिक स्ट्रिंग होता है जिसे हम लोग वायरस बीट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा आज का ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है और इस पूरे सेशन में आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि इस तरह का लगातार सेशन हम आपके लिए लगातार लाते रहें। दोस्तों ये जो हमारे मैराथन सीरीज़ का सीरीज स्टार्ट हुआ है इसका ये फर्स्ट पार्ट था। जल्दी ही आपको इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और आगे भी लगातार पार्ट आपको मिलते रहेंगे जो मैराथन सीरीज़ का होगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए ताकि अगले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले कुछ खास सेशन में, कुछ खास वीडियोज़ में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए और परीक्षा देने के बाद जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनको ज़रूर आप हमें लिख करके भेजिएगा ताकि अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उन प्रश्नों को हम दे सकें। तो मिलते हैं अगले कुछ खास सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।